आज हम लोग क्लास 10th भूगोल का चौथा अध्याय पढ़ेंगे जिसका नाम है कृषि। ठीक ना। इसके पहले वाले जो हम लोग अध्याय में तीसरे अध्याय में पढ़े थे उसका नाम था जल संसाधन के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं। ठीक ना। तो ये जो हमारा अध्याय है चौथा है वो क्लास 10th भूगोल का, उसका नाम है कृषि और ये ऑनलाइन वीडियो का ये 10वां भाग है। ठीक ना। तो आज हम लोग किसके बारे में पढ़ेंगे? कृषि के बारे में। ठीक ना। कृषि की दृष्टि से भारत एक महत्वपूर्ण देश है। मतलब कृषि की दृष्टि से भारत एक क्या है? महत्वपूर्ण देश। मतलब यहाँ पर बहुत बड़े पैमाने पर कृषि कार्य किया जाता है। यह है जिसकी 2/3 जनसंख्या कृषि कार्यों में संलग्न है। मतलब पूरे भारत में जितनी जनसंख्या है उसका 2/3 जनसंख्या किसमें? कृषि कार्य। मतलब 57 से 58% जो जनसंख्या हमारे देश की है वो किसमें लगी है? ठीक ना, कृषि कार्य में लगी है। ठीक ना। कृषि एक प्राथमिक क्रिया है। तो कृषि क्या है? एक प्राथमिक क्रिया। ठीक, जैसे प्राथमिक उद्योग का नाम सुने होंगे उसी तरह इसको हम लोग प्राथमिक क्रिया के नाम से जानते हैं। हमारे लिए अधिकांश खाद्यान्न उत्पन्न करता है, मतलब अनाज का उत्पादन करता है। खाद्यान्नों के अतिरिक्त यह विभिन्न उद्योगों के लिए कच्चे माल भी पैदा करता है। मतलब अनाज तो पैदा करता है, उसके साथ साथ हमें उद्योगों के लिए विभिन्न तरह के कच्चे माल उत्पन्न करता है। जैसे मान लीजिए चाय है, काफ़ी है, मसाले है इत्यादि का भी बहुत बड़े पैमाने पर निर्यात किया जाता है। और कच्चे माल के रूप में जैसे मान लीजिए आप पढ़े होंगे गन्ना है। ठीक, गन्ने से चीनी बनाई जाती है। उसके साथ साथ कपास है, कपास से सूती वस्त्र उद्योग विकसित होता है। ठीक ना। तो इस तरह बड़े बड़े कच्चे मालों के लिए हमें ये क्या करता है? उद्योगों के लिए कच्चे माल हमें उपलब्ध कराता है। उसके अतिरिक्त बड़े पैमाने पर हमारे देश में चाय, काफ़ी और मसाले का बहुत बड़े पैमाने पर निर्यात किया जाता है। तो ये कृषि हमारा है। ठीक ना। इसके बारे में हम लोग जान गए। इसके आगे पढ़ेंगे भारतीय कृषि के पिछड़ेपन तथा उत्पादन कम होने के कारण। मतलब जो भारत में जो कृषि जो व्यवस्था है, ठीक ना, वो पिछड़ेपन अवस्था में है और यहाँ जो उत्पादन है अन्य देशों की तुलना में बहुत ही कम है। तो उससे क्या क्या कारण है जिसकी वजह से हमारे देश में कृषि के पिछड़ेपन होने के कारण हैं? ठीक ना। दिया है कृषि के पिछड़ेपन तथा कृषि उत्पादन कम होने के निम्न कारण हैं, जिसमें पहला है कृषि की वर्षा पर निर्भरता। मतलब जो हमारे देश में जो कृषि होती है वो पूरी तरह से वर्षा पर क्या होती है? निर्भर होती है। ठीक है। हमारे पास उतने जो सिंचाई के साधन वो पूर्ण रूप से विकसित नहीं है, जिसके वजह से हमारे यहाँ उत्पादन बहुत ही कम होता है और इसलिए भारतीय कृषि पिछड़े अवस्था में है। ठीक ना। वर्षा की अनियमितता। मतलब आप जानते हैं कि हमारे देश में वर्षा नियमित रूप से नहीं होती। अनियमितता है और निश्चित मात्रा में नकारात्मक प्रभाव कृषि पर पड़ता है, जिस कारण उत्पादन कम होता है। इसी कारण भारतीय कृषि को मानसून का जुआ भी कहा जाता है। मतलब हमारे देश में, भारत में लोग मानसून का जुआ, मतलब मानसून आए, वर्षा हो तो फसलें अच्छी होंगी, यदि वर्षा नहीं हो तो फसलें हमारे यहाँ बहुत ही अच्छी नहीं होती हैं। ठीक ना। तो उत्पादन हमारा क्या हो जाता है? कम हो जाता है। दूसरा है कृषि जोतों का छोटा आकार होना। मतलब हमारे यहाँ जो कृषि योग्य जो भूमि है उनका जो जोत है वो बहुत ही क्या है? छोटा है, उनका आकार बहुत छोटा होता है। जैसे आप जानते हैं कि हमारे यहाँ जो किसान जिनके पास भूमि का टुकड़ा भी उपलब्ध नहीं है, जिनके पास बहुत बड़ा है तो 10 से 15 एकड़ के पास उनके पास क्या है? उपलब्ध है। तो इसलिए हमारे देश में जो कृषि जोतों का आकार क्या है? छोटा है। कृषि जोतों का छोटा आकार इन पर वैज्ञानिक ढंग से कृषि नहीं की जा सकती, जिस कारण पैदावार कम होता है। मतलब बड़े पैमाने पर खेत न होने की वजह से, कृषि योग्य भूमि न होने की वजह से उस पर हम वैज्ञानिक ढंग से खेती नहीं कर पाते हैं, जिसकी वजह से हमारा उत्पादन क्या हो जाता है? कम हो जाता है। ठीक ना। उसके बाद से है तीसरा है कृषि की परंपरागत तकनीकी। मतलब हमारे देश में जो कृषि की जो पुरानी तकनीकी है आज भी हम उसी तकनीकी का इस्तेमाल करते हैं, जिसकी वजह से हमारा उत्पादन क्या हो जाता है? कम हो जाता है। ठीक ना। यदि हम नई नई तकनीकों का इस्तेमाल करके वैज्ञानिक ढंग से खेती करें, ठीक ना, तो हमारा उत्पादन बढ़ जाएगा। भारत में कृषि के क्षेत्र में मशीनों एवं यंत्रों की अपेक्षा मानवीय श्रम का विशाल स्तर पर प्रयोग किया जाता है। जैसे हमारे देश में मशीनों का कम उपयोग करते हैं, ठीक ना। हमारे देश में क्या करते हैं लोग? श्रम का विशाल उपयोग, मतलब मानव ही खुद खेती करके, ठीक ना, मतलब मेहनत करता है, जिसका प्रयोग करता है, जिसकी वजह से हमारे देश में उत्पादन क्या है? बहुत ही कम है। ठीक ना। तो इस वजह से भारतीय जो कृषि व्यवस्था है वो पिछड़ी हुई अवस्था में है। चौथे नंबर पर उन्नत बीजों का अभाव। हमारे देश में उन्नत किस्म के बीजों का क्या है? अभाव है। या तो बीज महंगा है, ठीक ना, या ठीक ना,
दिया है उन्नत बीजों का अभाव, या तो हमारे देश में उन्नत किस्म के जो बीज है उनका अभाव है, या तो महंगा है, जिसके वजह से भारतीय कृषि क्या है, पिछड़ी हुई अवस्था में है। उन्नत किस्म बीजों का कम होना भारतीय कृषि के पिछड़े होने का एक क्या है, मुख्य कारण है। उसके आगे देखेंगे, 5वां है भूमि पर जनसंख्या भार में वृद्धि होना। मतलब हमारे जो कृषि योग्य जो भूमि है उस पर इतना जनसंख्या का दबाव है, भार है, जिसकी वजह से जो भूमि का टुकड़ा है वो सिकुड़ता चला जाता है। अब ऐसे मान लीजिए कि एक परिवार में, मान लीजिए हमारे पिता का 10 कट्ठा खेत है, हम लोग 2 भाई हैं, तो 5-5 हो गया ना। तो इसी तरह मान लीजिए आगे बढ़ते जाएगा तो भूमि का टुकड़ा क्या हो जाएगा, सीमित होता चला जाएगा, जिसकी वजह से ठीक ना हमारा उत्पादन हो धीरे धीरे क्या होता है, कम होता चला जाता है। ठीक ना, तो ये है कृषि, भारतीय कृषि के पिछड़ेपन होने के कारण या उत्पादन कम होने के कारण थे। अब दिया है अगला जो पॉइंट हमारा है वो है कृषि उत्पादन बढ़ाने के उपाय। अभी आपने पढ़ा है कि कृषि के पिछड़ेपन के क्या क्या कारण हैं। अब कृषि उत्पादन को बढ़ाने के क्या क्या उपाय हैं, ठीक ना। उसके निम्नलिखित उपाय हैं। सिंचाई की सुविधाओं में वृद्धि कर विस्तार करना, मतलब जैसे हम लोग मानसून पर जो निर्भर थे वो मानसून पर निर्भर न होकर सिंचाई की विभिन्न तरह की सुविधाएं विकसित किया जाए, वृद्धि किया जाए, उनका विकास किया जाए, तब जाकर हम कृषि उत्पादन में वृद्धि कर सकते हैं। उन्नत किस्म बीजों का प्रयोग करना, ठीक ना, जो हम लोग अभी उन्नत किस्म के बीजों का जो अभाव था उसका हम उपलब्ध कराएं, ठीक ना, और बड़ी से बड़ी मात्रा में हम उनका उपयोग करके उत्पादन को बढ़ा सकते हैं। कृषि शिक्षा का प्रसार करके, मतलब कृषि शिक्षा जो व्यवस्था है उसको शिक्षित करके, उसका प्रसार करके, ठीक ना, कृषि उत्पादन को बढ़ाया जा सकता है। आधुनिक कृषि यंत्रों का उपयोग करके, मतलब जो भी नए नए तकनीकी के आधुनिक कृषि यंत्र आ रहे हैं उनका हम उपयोग करके हम कृषि उत्पादन को क्या कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। चकबंदी द्वारा, चकबंदी के हम आपको बता दे रहे हैं, चकबंदी की जो परिभाषा होती है उसमें कहा जाता है कि मानव के जो बिखरे हुए जो खेत होते हैं उनको एक पास करने की जो प्रक्रिया होती है उसी को चकबंदी कहा जाता है, ठीक ना। जैसे मान लीजिए हमारे गांव में क्या होता है, छोटे छोटे टुकड़े कई जगह होते हैं, ठीक ना, तो उनको एक पास करने की जो प्रक्रिया होती है उसी को हम लोग कहते हैं चकबंदी। ठीक, कृषि की वैज्ञानिक विधि अपनाकर, मतलब कृषि की जो वैज्ञानिक विधि है, तकनीकी है, उसको अपनाकर कृषि उत्पादन को बढ़ाया जा सकता है, ठीक ना। तो इस तरह हम लोग कृषि उत्पादन को क्या कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं, ठीक ना। अब आगे उसके पढ़ेंगे कृषि के प्रकार, ठीक ना। किसके बारे में पढ़ेंगे, कृषि के प्रकार के बारे में हम पढ़ेंगे। कृषि कितने प्रकार की होती है। भारत में विभिन्न प्रकार की कृषि पद्धतियां पाई जाती है जो निम्न प्रकार की हैं, मतलब भारत में विभिन्न प्रकार की जो कृषि पद्धतियां हैं, ठीक ना, पाई जाती हैं, ठीक। जिसमें पहला हमारा है प्रारंभिक जीविका निर्वाह कृषि, मतलब ये मुख्य रूप से इसमें सिर्फ जीविका निर्वाह होता है, जीवन का निर्वाह करने का बस कार्य किया जाता है, इसे किसी तरह का कोई आय प्राप्त नहीं होता, इसलिए हम इसे प्रारंभिक जीविका निर्वाह कृषि के नाम से जानते हैं, ठीक ना। इतना जरूर याद रखिएगा। दिया है प्रारंभिक जीविका निर्वाह कृषि भूमि के छोटे टुकड़ों पर आदिम कृषि औजारों, जैसे आदिम मतलब आदि मानव जो थे वो कृषि के जो भी औजार का जो उपयोग करते, जिसमें लकड़ी के हल, डागों और खुदाई करने के लिए छड़ी तथा परिवार अथवा समुदाय के श्रम की मदद से की जाती थी। मतलब वे छोटे भूमि के टुकड़े पर आदिम मतलब आदि मानव के द्वारा जो भी औजार थे, लकड़ी के हल, ठीक, और खुदाई करने के लिए छड़ी जो होती थी, और परिवार के ही सदस्यों के द्वारा वो कृषि कार्य करते थे, ठीक ना। हाँ, जो भी उनके मदद से द्वारा वो कृषि कार्य करते हैं। कृषि प्रायः मानसून मृदा की प्राकृतिक उर्वरता और फसल उगाने के लिए अन्य पर्यावरणीय परिस्थितियों की उपयुक्तता पर निर्भर करती थी। मतलब मानसून के द्वारा जो मृदा जो विकसित होती थी, प्राकृतिक उर्वरक, मतलब उस पर बिना रासायनिक खाद के प्रयोग के द्वारा जो भी हमारे जो प्राकृतिक जो उर्वरक होती थी उसी के प्रयोग के द्वारा वो फसल उगाने का प्रयास करते थे, ठीक ना। तो इस तरह के उसी पर वो निर्भर थे। उसी में एक आता है कर्तन दहन प्रणाली, इसके बारे में थोड़ा सा हम आपको बता दें ये क्या होता है। इस प्रणाली के अंतर्गत आदिमानव या किसान जंगल की भूमि का एक टुकड़ा जलाकर कृषि के लिए साफ कर देते हैं और उसके पश्चात उस भूमि की कुछ वर्षों के लिए खाली छोड़ देते हैं। जैसे क्या करते हैं वे लोग, हमारे जो आदि मानव थे या जो किसान जो जंगल में रहते हैं, वो जंगल के एक छोटे से टुकड़े को जलाकर साफ करते हैं। साफ करने के बाद कुछ महीने तक उसको क्या करते हैं, छोड़ देते हैं। हाँ, समझ रहे ना, कुछ महीने तक उसको क्या करते हैं, उस भूमि को खाली छोड़ देते हैं। और जिसमें प्राकृतिक मिट्टी उपजाऊ जब हो जाती है
तो उस पर वो खेती करते हैं। पुनः जैसे ही बिना सिंचाई बिना खाद के प्रयोग के द्वारा, ऐसे खेती को हम लोग झूम खेती के नाम से भी जानते हैं। उसमें कहा गया है या हस्तांतरित खेती, मतलब आदि मानव क्या करते थे, जंगलों को साफ करते थे, ठीक, उस पर खेती करते थे बिना उर्वरक मतलब बिना रासायनिक खाद के द्वारा, सिंचाई के द्वारा। और जैसे ही उस भूमि की उर्वरा शक्ति कम हो जाती थी, उस भूमि को छोड़कर किसी दूसरे भूमि पर चले जाते थे, ठीक ना। तो ऐसी भूमि को खेती को हम झूम खेती या हस्तांतरित खेती या कर्तन दहन प्रणाली के नाम से भी जानते हैं, ठीक ना। ये जो भारत के जो उत्तरी पूर्वी जो राज्य हैं, जिनमें असम है, मेघालय है, मिजोरम और नागालैंड में झूम खेती कहा जाता है, और वही मणिपुर में पामलू और छत्तीसगढ़ में बस्तर जिले के अंडमान निकोबार द्वीप समूह में इसे दीपा ही कहा जाता है। मतलब अलग अलग राज्यों में इसे अलग अलग, जैसे मान लीजिए असम, मेघालय, मिजोरम और नागालैंड में इसमें झूम खेती कहा जाता है। वही मणिपुर में इसको पामलू कहा जाता है, और छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले और अंडमान निकोबार द्वीप समूह के इसे क्या कहा जाता है, दीपा के नाम से जाना जाता है इस खेती को, ठीक। तो ये था हमारा प्रारंभिक जीविका निर्वाह कृषि। दूसरा है हमारा गहन जीविका कृषि। क्या नाम है, गहन जीविका कृषि। इस प्रकार की कृषि उन क्षेत्रों में की जाती है जहां भूमि पर जनसंख्या का दबाव अधिक होता है। मतलब ये जो कृषि है गहन, मतलब अच्छी तरह से रासायनिक खादों का इस्तेमाल करके, कृषि के नए नए तकनीकों का इस्तेमाल करके वहाँ खेती की जाती है, ठीक ना। जहाँ जनसंख्या का दबाव अधिक होता है कि वहाँ के जनसंख्या के अनुसार वहाँ के लोगों का अनाजों के द्वारा भरण पोषण आसानी पूर्वक से हो सके। दिया यह श्रम गहन खेती है जहाँ अधिक उत्पादन के लिए अधिक मात्रा में जैविक रासायनिक खादों का प्रयोग करके और सिंचाई के प्रयोग करके उत्पादन को बढ़ाना है, ठीक ना। मतलब वहाँ क्या करते हैं लोग, जैविक मतलब जैविक और रासायनिक खादों का अत्यधिक मात्रा में प्रयोग करते हैं। सिंचाई प्रयोग करने के लिए उत्पादन को बढ़ाना जरूरी होता है। तो इस तरह वो लोग सिंचाई के साधन का उपयोग करके या रासायनिक खादों का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करके उत्पादन को क्या करते हैं, बढ़ाते हैं, ठीक ना। तो ये था हमारा दूसरा गहन जीविका कृषि। मतलब हम कहेंगे इस प्रकार की कृषि उन क्षेत्रों में की जाती है जहाँ जनसंख्या का दबाव अधिक होता है। वहाँ लोग क्या करते हैं, अत्यधिक मात्रा में रासायनिक खादों का, सिंचाई के साधनों का प्रयोग करके उत्पादन को बढ़ाते हैं, जिससे वहाँ के लोगों की आवश्यकताओं की पूर्ति हो सके, ठीक। तो ये था दूसरा। अब पढ़ेंगे हम लोग तीसरा, ठीक ना, वाणिज्यिक कृषि, ठीक ना, जो व्यापार से संबंधित कृषि होता है। दिया है उसमें, इस प्रकार की कृषि के मुख्य लक्षण आधुनिक निवेशों जैसे अधिक पैदावार देने वाले बीजों, रासायनिक खादों, कीटनाशकों के प्रयोग से उच्च उत्पादन प्राप्त करना है। मतलब ये जो वाणिज्य मतलब व्यापार से संबंधित है, ठीक ना। तो उसका जो मुख्य लक्षण है आधुनिक निवेश, मतलब पैसे निवेश करते हैं अधिक मात्रा में उत्पादन को बढ़ाने के लिए, जिसमें उन्होंने क्या किया, रासायनिक खादों का, कीटनाशकों के प्रयोग से उच्च उत्पादन प्राप्त किया था। मतलब उन्होंने बड़े पैमाने पर रासायनिक खादों का इस्तेमाल किया, कीटनाशक दवाओं का प्रयोग किया, जिसके वजह से उच्च उत्पादन मतलब अधिक उत्पादन प्राप्त होने लगा था। कृषि के वाणिज्यीकरण का स्तर विभिन्न प्रदेशों में अलग अलग है, ठीक ना। मतलब जो भी हमारे जो प्रदेश हैं वहाँ देखा गया जो उनका स्तर है वो अलग अलग। उदाहरण के लिए हरियाणा और पंजाब में चावल वाणिज्य की एक फसल है। मतलब हरियाणा और पंजाब में बहुत बड़े पैमाने पर चावल का उत्पादन होता है, जिससे वहाँ पर लोग वाणिज्य की फसल के नाम से इसको जानते हैं। परंतु उड़ीसा में यह एक जीविका फसल है। मतलब उड़ीसा जो राज्य है वहाँ की मुख्य जीविका की कौन सी फसल है, चावल एक मुख्य फसल है, ठीक। उसके आगे देखेंगे इसी का वाणिज्यिक फसल का ही एक रोपड़ कृषि है। यह वाणिज्यिक कृषि का ही प्रकार है। इस प्रकार की खेती में लंबे चौड़े क्षेत्र में एकल फसल बोई जाती है। मतलब एक ही भूमि का बहुत बड़ा टुकड़ा होता है जिस पर एक ही प्रकार की फसल उगाई जाती है, ठीक ना। इतना जरूर याद रखिएगा, ठीक। रोपड़ कृषि व्यापक क्षेत्र में अधिक पूंजी और श्रमिकों की सहायता से की जाती है। मतलब जो रोपड़ कृषि होती है बहुत व्यापक क्षेत्रों में अधिक पूंजी मतलब अधिक पैसे उस पर निवेश किए जाते हैं और अधिक मात्रा में श्रमिकों की सहायता से की जाती है। इससे प्राप्त सारा उत्पादन उद्योगों में कच्चे माल के रूप में प्राप्त होता है। जैसे भारत में चाय, काफ़ी, गन्ना, रबड़, केला आदि महत्वपूर्ण रोपड़ फसल है। मतलब आज है कि रोपड़ फसल कौन कौन सी होती है, तो चाय, काफ़ी, रबड़, गन्ना, केला इत्यादि भारत के महत्वपूर्ण क्या है,
रोपड़ फसल हैं, ठीक ना। तो इनका उत्पादन किया जाता है और इन्हें बेचकर बहुत बड़े पैमाने पर धन प्राप्त किया जाता है, ठीक। धन्यवाद। अगले वीडियो में ये हम लोग पढ़े थे कृषि के प्रकार, जिसमें हम लोग 3 प्रकार के कृषि के प्रकारों के बारे में पढ़े थे। एक था पहला प्रारंभिक जीविका निर्वाह कृषि, दूसरा था गहन जीविका कृषि, तीसरा था वाणिज्यिक कृषि और इसी के अंतर्गत रोपड़ कृषि के बारे में हम लोग पढ़े हैं, ठीक ना। तो अगले वीडियो में हम लोग फिर से मिलेंगे, उसका नाम आपको बता दें क्या पढ़ना है। उसमें पढ़ना है हम लोग को शस्य प्रायरूप, मतलब भारत में फसल ऋतुओं के बारे में हमें पढ़ना है, ठीक ना। धन्यवाद। अगले वीडियो में हम लोग पुनः फिर से